Good morning all my dear students. Welcome to your online classes. So in last classes of science, we have started chapter 1, crop production and management. So before going ahead, we should have a short revision what we have studied in earlier classes. Okay, we all know that all organisms require food, as food gives us energy to carry external as well as internal activities. So food is very important part of our life, and we get the food from plants and other organisms or animals. So for providing food or for preparing food, 3 steps are compulsory. फर्स्ट, रेगुलर प्रोडक्शन, रोज प्रोडक्शन होना, रोज फूड का बनना. सेकंड, उसे सही तरीके से मैनेज करना. थर्ड, सही तरीके से राइट इंसान को, राइट पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करना और राइट क्वांटिटी में. एज वी ऑल नो, एग्रीकल्चर पहले से ही नहीं था. एग्रीकल्चर आने से पहले पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे ईट रॉ फ्रूट्स इन वेजिटेबल्स. देन दे स्टार्टेड हंटिंग, और उसके बाद उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू किया, क्रॉप्स को बनाना स्टार्ट किया. सो व्हेन वी प्लांट सेम काइंड ऑफ फूड एट वन प्लेस एट लार्ज स्केल, मतलब हम सेम क्वांटिटी और सेम प्रोडक्ट को एक साथ बना रहे हैं एक ही जगह पे, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. और क्रॉप आर ऑफ 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स. फर्स्ट, खारिफ क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन रेनी सीजन, एंड राबी क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन. इसके अलावा समर सीजन में भी कुछ वेजिटेबल्स, पल्सेस बनाए जाते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स और प्रोसीजर हैं. जैसे हम नॉर्मली भी कुछ छोटा सा प्लांट भी ग्रो करते हैं अपने घर में, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हमको करनी पड़ती है, जिसमें हमने 3 स्टेप्स लास्ट क्लासेस में कंप्लीट की थी और उसके टूल्स भी पढ़े थे. जिसमें से फर्स्ट स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना, बेसिकली लूजन करना विद द हेल्प ऑफ प्लो एंड मैनी अदर टूल्स. उसके बाद सोइंग पढ़ा था हमने, जिसमें हम सीड्स को डालते हैं. उसमें भी काफ़ी सारे टूल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल टूल्स और सीड ड्रिल, जिससे हम सीड्स को आराम से सॉइल में डालते हैं और सॉइल से फिर उसे कवर कर देते हैं ताकि वो कुछ भी ख़राब नहीं हो. और उसके बाद हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिसमें हमने ये भी स्टडी किया था कि मैन्योर नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं. तो मैन्योर इज़ कंपैरेटिवली वेरी गुड एज कंपैरिजन विद फर्टिलाइजर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू हेडिंग विच इज़ इरिगेशन. So first we will read, then I will explain you. Irrigation. All living beings need water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. So here we all know that water is very important aspect of our body. Water is very important. 75% human body पानी से बनी हुई है. So plant also require many things for proper growth, like water, sunlight and many minerals. So water is very important core component of plants also. Plant को properly grow करने के लिए, properly germinate होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. So it need proper water. And water कैसे मिल सकता है उन्हें? Water irrigation की हेल्प से मिलता है. और water सारी चीज़ों को वेल मेंटेन्ड और बैलेंस्ड करके रखता है सॉइल में. और सॉइल के सारे रूट्स में पानी के थ्रू ही सारे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. सो सॉइल में मॉइस्चर रहे और क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, सो देयरफॉर हम फील्ड्स को वाटर करते हैं. बेसिकली फार्मर्स फील्ड को वाटर्ड करते हैं. सो नाउ लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ सो दैट इरीगेशन की डेफिनेशन क्लियर हो सके. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Why is it so? Could it be due to increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Sources of irrigation. The sources of water for irrigation are
wells, tube-wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. So here we can say irrigation का मतलब पानी को हम डालते हैं क्रॉप्स में रेगुलर इंटरवल. रेगुलर इंटरवल मीन्स रेगुलर टाइम पीरियड में, उसे हम इरिगेशन कहते हैं. ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल की कितना पानी डालना है और किस क्वांटिटी में डालना है. समर में बेसिकली पानी हम ज़्यादा डालते हैं बिकॉज समर में वो इजीली एवोपरेट हो जाता है. और हम क्रॉप्स में इरिगेशन कैसे कर सकते हैं? वेल से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से और कनाल से. तो ये सारे सोर्सेस हैं जिससे हम इरिगेशन कर सकते हैं. सो बेसिकली सोर्सेस मीन्स जरिया जहाँ से हमारा इरिगेशन ईजिली हो सकता है. नाउ वी विल रीड अवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज़ ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरिगेशन. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canals is lifted up by different methods in different region for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are: first, moat pulley system; second, chain pump; third, dehelki; fourth, rahat lever system. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. So इस हेडिंग में ट्रेडिशनल मैथड जो मतलब पुराने चलते आ रहे हैं पहले से, तो इसमें वेल्स, लेक्स, कनाल का जो वाटर होता है वो सॉइल्स में डाला जाता है प्रॉपरली ताकि सॉइल में मॉइस्चर बना रहे. तो इसमें आपके ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा डलते हैं, मतलब लेबर वर्क ज़्यादा रहता है. तो इसमें से कुछ एफिशिएंट मैथड्स बताए भी गए हैं, पर इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? एक तो हार्ड वर्क बहुत है, प्लस इट इज़ लेस एफिशिएंट. और एडवांटेज आप कह सकते हो दैट इट इज़ चीपर, कॉस्ट हमें इसकी कम पड़ती है. ओके, सो मेनी मैथड्स वर मेंशन्ड लाइक चेन पम्प, देलकी एक्सेट्रा. और पम्प्स जो इसमें लगे होते हैं उससे पानी को लिफ्ट किया जाता है बेसिकली. सो नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन. हमने अभी ट्रेडिशनल मैथड्स कंप्लीट किए. नाउ वी विल रीड मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरिगेशन. Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main method used are as follow. तो मॉडर्न मेथड्स मीन्स जो आज की जनरेशन में नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हैं, जिससे हम पानी को सही तरीके से और सही क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं. इकोनॉमिकली मीन्स पानी वेस्ट कम होगा इसमें. सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट मेथड विच इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular interval. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. So sprinkler system में क्या होता है? सारे पाइप्स एक मेन पाइप से कनेक्टेड होते हैं और सारे पाइप्स को क्रॉप्स के थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा दिया जाता है. As it is visible in picture, you can see here are small pipes which are connected with main pipes. और यहाँ पे जब हम मेन पाइप ऑन करेंगे तो सारे स्मॉल पाइप्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और क्रॉप से पानी आएगा लिमिटेड एक्सटेंट पे, जैसे कि रेन हो रहा हो. राइट. सो ये बहुत अच्छा है जब लैंड आपका अनइवन हो, ऊपर नीचे हो, तो उस केस में स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ बेस्ट. और प्रॉपर वाटर यूटिलाइजेशन भी इसमें हमको देखने को मिलेगा. एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सम अदर ऑल्सो क्रॉप्स. सो नाउ वी शुड हैव अ सेकेंड हेडिंग which is drip system. In this system, the water falls drop by drop directly near the roots. So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit, plants, gardens and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where availability of water is poor. So drip system को explain करने से पहले कुछ meanings clear करना is very important. Boon means advantage. So let's start what is drip system. इस सिस्टम में पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप फैलता है, रूट्स पे जाता है डायरेक्टली, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है. और ये बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है जब हम फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं, गार्डन्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता.
और ये स्पेशली उस एरियाज़ के लिए अच्छे हैं जहाँ पे पानी की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी कम है, मतलब पानी अवेलेबल लेस रहता है वहाँ पर। ओके, सो नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. So here we have completed our 4 steps, which are preparation of soil, second sowing, third adding manure and fertilizers, and fourth irrigation, and fifth we will start is protection from weeds. So in this heading, before explaining, let's read the paragraphs. Bhujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plant. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. So here two people have gone, Bhujo and Paheli. They have seen the wheat field और उन्होंने वहाँ क्या देखा कि कुछ मेन प्लांट्स के साथ कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा प्लांट्स भी ग्रो हो रहे थे जो रिक्वायर्ड नहीं थे. तो ये जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, अनडिजायरेबल मीन्स अनवांटेड, तो इनको हम कहते हैं वीड्स. तो ये वीड्स हटाना पड़ता है हमें ताकि जो स्पेस है क्रॉप के बीच में वो वेल मेंटेन्ड रहे और वाटर न्यूट्रिएंट्स हमारे मेन प्लांट को मिले, ना कि वीड्स को मिले. इसलिए हमें इन्हें हटाना पड़ता है और इसी को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग. सो वीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मेन प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो, उसको प्रॉपर स्पेस मिले, प्रॉपर लाइट मिले और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिले और उसकी ग्रोथ में कोई भी रुकावट नहीं आए. और ये अनवांटेड प्लांट्स इन फ्यूचर एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइजनस होते हैं. तो ये हमारा सेकेंड रीज़न हो गया जिसके वजह से हमें वीड्स को रिमूव करना पड़ता है. सो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वीड को रिमूव करते हैं दैट इज नोन एज वीडिंग. सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज फार्मर अडॉप्ट्स मेनी ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flower and seeds. The manual removal include physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of khurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. So in this paragraph we are discussing we are removing the weeds, but when we have to remove, the best time to remove the weed is जब उसमें flowers and seeds produce हो गए. और ये weeds कैसे हटाए जाते हैं? With the help of खुरपी. टाइम टू टाइम खुरपी से इसे हटा दिया जाता है. और sometimes seed drill is also used. और अगर seed drill और खुरपी से काम नहीं हो रहा और we don't have it, so other way is to add a chemical known as weedicides. Chemical weedicides से भी weed हट जाते हैं. Okay, so now let's read the second paragraph. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmer, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals. एज स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया वीडिसाइड्स डालने का भी एक ऑप्शन है हमारे पास वीड्स को हटाने के लिए और ये केमिकल है. सो इसे हमें अपने फार्मर्स जो होते हैं वो कवर करते हैं अपने आप को वाइल दे वर स्प्रेइंग द वीडिसाइड्स, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं और कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की नोज़ और माउथ के लिए इट इज़ डेंजरस. तभी वो अपने नोज़ और माउथ को कवर करते हैं किसी भी क्लॉथ के पीस से. सो हेयर वन मोर स्टेप वी हैव कंप्लीटेड विच इज़ प्रोटेक्शन विद वीड्स. Now our next step is harvesting. So let's start reading.
Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact harvester as well as thresher. So here our next step has been discussed, which is harvesting. This is also one of the important step. ये बहुत important step है. इसमें हम क्रॉप को कट करते हैं जो कि हमारे मेन क्रॉप थी और जो मैच्योर हो गई है, मतलब जो फुली ग्रो हो गई है, हम इसे जब कट करते हैं तो इस प्रोसीजर को हार्वेस्टिंग कहा जाता है. ये 3 to 4 मंथ्स के बाद ही इसकी कटिंग होती है जब वो प्रॉपर तरीके से ग्रो हो जाती है. और इसे करने के टूल को हम क्या कहते हैं? सिकल और मशीन. और सिकल आइदर मशीन इज नोन एज हार्वेस्टर. और हार्वेस्टेड क्रॉप में हमें जब ग्रेन्स को अलग करना पड़ता है, फॉर दैट वी यूज थ्रेशर. और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. सो हेयर 2 प्रोसेस आर डिस्कस्ड. फर्स्ट इज कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर गेटिंग इट मैच्योर within 3 to 4 months, that is harvesting. और जब हम एक सीड्स को कट करते हैं, सीड्स को क्रॉप में से कट करते हैं with the help of thresher, that process is known as threshing. So now let's read the second paragraph. Farmers with small holding of land do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied in class 6th. Yes, जब हम स्मॉल स्केल पे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में ग्रेन को लैंड से सेपरेट विनोइंग के हेल्प के थ्रू भी किया जाता है. सो यहाँ पे हमारी एक और स्टेप कंप्लीट हो गई, विच इज हार्वेस्टिंग. नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप इज स्टोरेज. ओके, नाउ लेट्स रीड इट, देन इट विल बी मोर क्लियर. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम. दे शुड बी सेव फ्रॉम मॉइस्चर, insect, rat and microorganism. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for using or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi. एज वी ऑल नो, अब हार्वेस्टिंग हो गई है, हमारी मेन क्रॉप कट हो गई है, देन इट्स टाइम कि इतना बड़ा जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको स्टोर करके रखना. तो स्टोरेज मीन्स वेयर वी कैन सेफली केप द मटेरियल, केप द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट. जो हमने प्रोड्यूस किया हम उसको सेफली रख सकें मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेड से बचाकर. तो एज क्योंकि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जो कटे हुए क्रॉप्स होते हैं, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उन्हें हमें बहुत केयरफुली रखना पड़ता है ताकि वो स्पॉइल नहीं हो या कोई भी उसमें कीड़े ना लगे. सो बिफोर स्टोरिंग हम सन के आगे उसे पूरा ड्राई करते हैं ताकि उसका मॉइस्चर, मतलब पानी निकल जाए जितना भी हो, और उससे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. लेट्स रीड द सेकेंड पैराग्राफ एज वेल. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. हाउएवर, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home, for storing large quantities of grains in big godowns. Specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. After completing this, सो एज हमने ऊपर पढ़ा, लास्ट पेज में हमने पढ़ा कि स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और हम इसे सन के सामने रखते हैं सारे प्रोडक्शन को ताकि पानी उसमें से निकल जाए. पर कुछ प्रोडक्शन जब बहुत लार्ज स्केल पे होता है तो उसको हम पैक करते हैं जूट बैग्स में और मेटालिक बिन्स में. मेटालिक बिन्स मीन्स जो कि काफ़ी थिक मटेरियल के बैग्स होते हैं, उसमें हम उसको रखते हैं और स्टोर करके सिलोज और ग्रैनरीज में रख देते हैं ताकि वो रेड्स और इंसेक्ट से बचे जाएँ. और जनरली हम घर में भी जब वीट को स्टोर करते हैं तो हम ड्राइड नीम लीव्स डाल देते हैं उसके अंदर सूखी हुई, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें और कोई भी इंसेक्ट या रेड उसे ख़राब ना करे.
ऐसे ही सेम जब हम स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को गोडाउन्स वगैरह में, तो हम उसमें कुछ केमिकल्स डाल देते हैं जिससे वो बचे रहते हैं। राइट, नाउ अवर लास्ट हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज फूड फ्रॉम एनिमल। अभी तक हमने जो पूरा प्रोसीजर पढ़ा वो प्लांट का था, जिसमें हमने ये रीड किया कि काफ़ी सारी स्टेप्स हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आफ्टर दैट वी हैव लर्न मेनी न्यू स्टेप्स टुडे, इरिगेशन, राइट। After that we have studied harvesting, protection from weeds, and many steps were there. So now we will study food from animal. Here there is a table जिसमें लिखा है food, और उससे हमें क्या, कहाँ से हमें food मिलता है। जैसे कि मिल्क है वो काउ, बफेलो, शीप से हमको मिलता है, तो ऐसे ही हमें टेबल प्रिपेयर करनी है। Now let's read the paragraph first. After completing this table, you must have seen that like plants and animal also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plant. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at the home or in farms have to be provided with the proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. As हमने स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में पढ़ा था कि वी गेट द फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, तो प्लांट वाली स्टेप्स तो हमने कंप्लीट कर ली। नाउ इट्स कम फॉर द नॉन वेजिटेरियन पीपल हु ईट द एग्स, मीट, चिकन एक्सेट्रा। सो वो भी हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है, और जब वो प्रोडक्शन हम लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एज बहुत सारे पीपल हमारे इंडिया के ऐसे हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, जो कि फिशेस कंज्यूम करते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ के पीपल। सो दे ऑल्सो नीड द क्वांटिटी ऑफ एनिमल्स एज अ फूड। तो इसका भी हमें एनिमल प्रोडक्शन भी हम जब लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसमें भी कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उस स्टेप्स को जब हम लार्ज स्केल पे फॉलो करते हैं, देन इट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि फूड हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, और एग्रीकल्चर टर्म पहले से नहीं था, वो भी बाद में आया। उससे पहले लोग रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे। फिर हमने पढ़ा कि जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करना पड़ता है अगर हमें प्लांट प्रोडक्शन करना है, और उसमें काफ़ी सारी स्टेप्स होती हैं, और हर स्टेप्स के कुछ टूल्स भी होते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें प्लाउ चाहिए, सोइंग में हमें ट्रेडिशनल मशीन चाहिए, राइट। और भी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में हमें कोई टूल नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली डाल देते हैं, जिसमें मैन्योर बेटर होता है। इरिगेशन में दो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो कि पहले के यूज़ करते हुए मेथड्स हैं, और मॉडर्न मीन्स जो हम आज के एरा में यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट वीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं हम वीडीसाइड्स डाल के या खुरपी से हटाकर। हार्वेस्टिंग में भी हमें सिकल चाहिए हार्वेस्टिंग करने के लिए, मेच्योर प्लांट्स को काटने के लिए। स्टोरेज भी हम गनी बैग्स में या जूट बैग्स में करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर कि प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कैसे किया जाता है। प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से कुछ स्टेप्स हैं, और जब एनिमल का प्रोडक्शन करा जा रहा है लार्ज स्केल में फॉर द पर्पज ऑफ फूड, देन इट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। So here we have completed our chapter first, crop production and management. Thank you class.